हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आप सभी को कराने वाले हैं भूगोल कक्षा 6 का चैप्टर 1 सौर मंडल में पृथ्वी। इस चैप्टर 1 का जितने भी होंगे ना इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कराए, क्योंकि इसको बनाने में ना हमको 2 दिन लगा है। 2 दिन लगा तो यार दिन भर 2 दिन नहीं लगता है, कुछ समय निकालकर मैंने इसको बनाया, बहुत मेहनत से इसको तैयार किया हूँ। अगर आप इसका PDF अगर लेना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, इसका लिंक जो है मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। बहुत मेहनत से बनाया और पूरे चैप्टर 1 का मैं इस वीडियो में कवर किया हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जब ये चीज़ आप कर लेते हैं तो आपको आसानी से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, धरा से ना मार दीजिएगा, ठीक है। तो चैप्टर 1 हम कवर कराएंगे, पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक कराएंगे और बहुत ही आसान भाषा में, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं पूर्णिमा। पूर्णिमा जो होता है कब होता है? आप पूर्व चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार की भी देख सकते हैं। यह पूर्णिमा चंद्रमा वाली रात को या पूर्णिमा होती है, जो महीना में एक बार ही दिखाई दे सकता है, ठीक है। चंद्रमा जो होता है ना, पूर्ण चंद्रमा, थोड़ा चंद्रमा नहीं है, वो पूरा जो गोला चंद्रमा होता है, महीना में सिर्फ आपको एक बार ही दिखाई देता है। और वो जो दिखाई देता है रात को, उस रात को कहा जाता है पूर्णिमा कहा जाता है। मेरे बच्चों समझ में आ गया? चलिए अब हम फ्रेंड्स बात करेंगे अमावस्या। अमावस्या क्या होता है? अमावस्या कब होता है? तो देखिए, अमावस्या 15 दिन के बाद जो नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या होती है। 15 दिन के बाद फिर एक चंद्रमा, जो एक बहुत बड़ा आकार में जो चंद्रमा आकाश में दिखाई देगा, उसको हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, प्यारे फ्रेंड्स? उसको हम कहेंगे अमावस्या की रात कहते हैं। क्या कहते हैं? अमावस्या की रात। जैसे कि अंधेरा छुपेगा ना, पूरा अंधेरा होगा और बाद में बहुत देर के बाद एक बहुत बड़ा चांद जो होगा आकाश में दिखाई देगा, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे? अमावस्या कहेंगे, ठीक। तारे दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? अब ये भी एक बात है कि तारे जो हैं दिन में ही क्यों दिखाई नहीं देते हैं? सूर्य के अधिक तेज प्रकाश के कारण तारे हमें दिन में नहीं दिखाई देते। तारे जो होते हैं ना, तारे दिन में भी रहते हैं, ठीक है, और तारे रात को भी रहते हैं, लेकिन दिन के हमें इसलिए नहीं दिखाई देते हैं कि सूर्य के जो प्रकाश होता है, रोशनी होता है, ये सभी जगह फैल जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो तारे जो हैं दिन को दिखाई नहीं देते हैं। सिंपल सी बात है कि सूर्य के प्रकाश के कारण तारे हमें दिन में दिखाई नहीं देते। फ्रेंड समझ में आ गया? चलिए अब हम बात करते हैं खगोलीय पिंड के बारे में। पहले देखिए, ये सभी जो करा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर यही चीज़ अगर कहीं से आप पढ़ते हैं ना, तो आपको खरीदना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे आपको फ्री में करा दे रहे हैं, ठीक है। 1 भी रुपया नहीं देना है, कुछ भी नहीं करना है, बस वीडियो को देखना है और चैनल को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि अभी तो हम स्टार्ट किए हैं और न जाने ये क्या होगा धमाका, आप भी नहीं जान सकते, हम भी नहीं जान सकते। बस आप कुछ नहीं कीजिए, वीडियो को देखिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिए। पूरा हम जो कराएंगे वीडियो में पूरा NCERT का निचोड़ होगा, ठीक है। अब आता है खगोलीय पिंड की बात करते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, खगोलीय पिंड कहलाती है। देखिए, सूर्य हो, चंद्रमा हो, ये सभी जो है ना वस्तु जो होता है आकाश के समय, यानी कि रात के आकाश में जो ना रात में आसमान में चमकती हुई प्रतीत होती है। कभी तारे चमकते हुए दिखाई देंगे, चांद जो झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं, ये सभी जब झिलमिलाते हैं ना, चमकते हैं, यही सब हमारा क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? खगोलीय पिंड कहलाता है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार एवं गर्म होते हैं, ये गैस के बने होते हैं। अब पूछा जाएगा कि खगोलीय जो पिंड होते हैं इसके आकार कैसे होते हैं? तो ये आकार के बड़े होते हैं तथा गर्म होते हैं। और ये किसके बने होते हैं? तो ये गैस के बने होते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अब हम बात करते हैं तारा। तारा क्या है? तो खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। खगोलीय जो पिंड है, उस खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? तारा। और सूर्य भी एक क्या है? तारा है। आपसे पूछा जाएगा कि सूर्य एक क्या है? तो सूर्य एक तारा है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अगला स्टेप देखते हैं। अगला हम बात करते हैं नक्षत्र मंडल। इन नक्षत्र मंडल क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, रात्रि में क्या है कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों को विभिन्न समूह द्वारा बनाए गए विविध आकृतियां को देख सकते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। जैसे कि जब आप आकाश में रात को जब आप आकाश में देखिएगा ना, तो आकाश में कुछ तारे जो होते हैं ना, तारे का समूह होता है। कोई तारा 4 जगह मिल जाएगा, एक कोई वर्ग बना देगा, कोई त्रिभुज के आकार का मिल जाएगा, कोई भालू के आकार का बन जाएगा। इस तरह का जो आसमान में जो तारे जो दिखाई देते हैं, आकृति जब मिल जाता है एक दूसरे से, तो जब देखते हैं ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर और बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अर्सा बियर जो है, अर्सा मेजर और बिग बियर इसी तरह का एक क्या है? नक्षत्र मंडल है, जो तारों का निर्माण करके एक चीज को बनाता है, ठीक है।
चलिए अगले हम बात करते हैं सप्तऋषि। सप्तऋषि क्या है प्यारे बच्चों? तो 7 तारों के समूह है जो नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। जैसे कि अर्सा मेजर और बिग बियर जो है ना, इसी तरह का एक समूह बना हुआ है जो 7 तारों से मिलकर बना हुआ है। 7 तारा क्या करता है? मिलकर एक बनाता है समूह, वह सप्तऋषि कहलाता है। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? चलिए अब हम बात करते हैं ध्रुव तारे के। तो चलिए ध्रुव तारा क्या कहता है? ध्रुव तारा, ठीक है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था, इसे ही ध्रुव तारा भी कहा जाता था। तो सबसे पहले भविष्य में क्या था? भविष्य में नहीं, सबसे पहले प्राचीन समय में क्या था कि उस समय में, आधुनिक समय में, वहाँ पे कुछ समय नहीं था, टाइम नहीं था। उसको हम कैसे पता करें कि अभी कितने बज रहा है, कितने टाइम हो रहा है? तो लोग सब क्या करते थे, घड़ी हुआ नहीं करता था। तो जो चांद जो होता था ना, या दिन के समय जो सूर्य उदय होता था, उस समय से व्यक्ति क्या करता था, एक अनुमान लगा देता था कि सूर्य उदय हुआ है, इसका मतलब 5 बज रहा होगा। सूर्य डूबा है, इसका मतलब क्या है, 6 बज रहा होगा। अगर सूर्य बीच में आ गया तो इसका मतलब अनुमान लगाता था कि 12 या 1 बज रहा होगा था। तो इस तरह से अनुमान लगाया जाता था। उसी तरह से ध्रुव तारा को क्या करता था, रात के समय अगर उत्तर दिशा में कोई तारा है तो उत्तर ध्रुव, और इसी तरह से दिशा का पता लगा जाता था कि वह उत्तर में होगा, ठीक है। तो इसे ही ध्रुव तारा कहा जाता था। यह अमावस्या में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। और ये अमावस्या जब होता है ना, रात को जब अंधेरी होती है, फिर चांद उगता है, तो उस समय जो ये तारा जो होता है ना, वो अपने एक ही स्थान पर रहता है, इधर से उधर नहीं होता है। समझ में आ गया? चलिए अब हम बात करते हैं ग्रह। क्या है प्यारे बच्चों? ग्रह के बारे में बात करते हैं कि ग्रह होता क्या है, ग्रह किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए ग्रह की अगर बात करें तो ग्रह एक कुछ खगोलीय पिंड क्या है कि कुछ खगोलीय पिंडों से अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होता। ग्रह के पास क्या होता है कि कुछ खगोलीय पिंड होता है जिसके पास ना अपना कोई प्रकाश होता है ना उष्मा होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे ही पिंड ग्रह कहलाते हैं। पृथ्वी भी क्या है, एक ग्रह है, यानी कि एक नहीं, पृथ्वी भी क्या है, एक ग्रह है। हम जहाँ पे रहते हैं ये भी एक क्या है, एक ग्रह पर रहते हैं। जिस ग्रह पे, पृथ्वी एक ग्रह है जिस पे हमारे सांस लेने के लिए वायु, खाने के लिए पदार्थ और पीने के लिए जल, सभी चीज भरपूर मात्रा में यहाँ पे मिल जाता है। इसीलिए हम पृथ्वी पर आसानी से रह पाते हैं, और दूसरे जो ग्रह है उस पर रहने के लिए कोई चीज पर्याप्त मात्रा में नहीं है। चलिए अगले टॉपिक देखते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक और आगे देखते हैं कि क्या कहता है रोचक तक। जैसे पृथ्वी, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। आपसे पूछा जाएगा कौन कौन सा ग्रह है के पास छल्ले हैं, तो देखिए बृहस्पति के पास छल्ले हैं, शनि है, यूरेनस है, इस सभी के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थ के असंख्यक छोटे छोटे पिंड के बने होते हैं, छोटे छोटे आकार के होते हैं। पृथ्वी से इन छल्लों की शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। इस छल्ले जो होते हैं ना, छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं, आप इसको आसानी से अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, इसको देखने के लिए आप इसके दूरबीन की सहायता आपको लेनी पड़ेगी। आप दूरबीन से आपको पूरा सही दिखाई दे सकता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सूर्य। आप यहाँ पे एक सूर्य देख सकते हैं, ये सूर्य है, और सूर्य के दिशा और क्रम के अनुसार में यहाँ पे दर्शाया गया। पहला है बुध ग्रह, फिर दूसरा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शुक्र ग्रह है, फिर तीसरा पृथ्वी है, फिर चौथा क्या है, मंगल है, पांचवा बृहस्पति है, छठा शनि है, सातवां यूरेनस है और आठवां नेपच्यून है। ये सभी जो है ना दिशा में दर्शाया गया है, 1 बुध 2, ये सभी दिशा में, ठीक है। 3 यहाँ पे आ गया, तो ये सभी दिशा में दर्शाया गया है। अब बुध के बारे में पता करते हैं कि बुध क्या अपने बारे में बताता है, ठीक है। बुध ग्रह, तो देखिए बुध ग्रह क्या कहता है कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में, अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में करता है। तो जो ये बुध ग्रह जो है, बुध ग्रह कितने दिन में करता है, तो बुध ग्रह जो है ये परिक्रमण तो कर लेता है 88 दिन में, लेकिन घूर्णन जो होता है 59 दिन में कर पाता है, ठीक है। कौन? बुध। शुक्र ग्रह की बात करते हैं, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन में करता है। सूर्य क्या करता है, चारों ओर, किसके, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण 255 दिन लगाता है, और अपने अक्ष से घूर्णन जो है ये 243 दिन में पूरा कर लेता है, ठीक है। अब बात करते हैं पृथ्वी और मंगल की। तो पृथ्वी कितने दिन में पूरा करता है, इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन लगा देता है, यानी कि 1 साल करने में, जो कि घूर्णन 1 दिन में कर लेता है। मंगल ग्रह की बात करें तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन, अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में कर लेता है, और इसके पास कितने हैं, 2 चंद्रमा होते हैं। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। चलिए अब बृहस्पति ग्रह क्या कहता है, बृहस्पति ग्रह के बारे में देखते हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल, क्या है कि ये 11 साल लगा देता है। बृहस्पति जो ग्रह है 11 साल, 11 महीना, लगभग 12 साल, यानी कि 11 महीना यानी कि वो 12 साल के करीब में लगा देता है। अपने अक्ष पर 9 घंटे 56 मिनट, और चंद्रमा की संख्या 53 है। ये इतना समय लगाता है। फिर शनि ग्रह के बारे में बताते हैं। शनि ग्रह क्या करता है,
कि शनि ग्रह भी समय लगाता है। कितना समय लगाता है? तो शनि जो है सूर्य के चारों ओर, क्या है कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल लगा देता है। ठीक है, ये बहुत खतरनाक होते हैं। ठीक, तो ये शनि ग्रह जो है ये 29 साल एक परिक्रमण करने में 29 साल और 5 महीना लगा देता है। अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटा 40 मिनट पूरा कर लेता है। और चंद्रमा की संख्या लगभग बात करें तो इनके पास भी 53 चंद्रमा की संख्या है। उसके बाद यूरेनस की बात करते हैं, यूरेनस के बारे में। तो यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल लगा देता है, जबकि आदमी को मृत्यु भी हो जाती है 80-84 साल में, तो 84 साल लगा देता है। अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे और 14 मिनट में पूरा करता है। और उसके बाद 8वां जो है लास्ट ग्रह है नेपच्यून, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 साल लगा देता है। तो बताइए सबसे ज्यादा साल कौन लगाया? नेपच्यून लगाया, क्योंकि ये क्या है, सूर्य से बहुत दूर है। क्या है? बहुत दूर है। इसको 164 साल लगाता है। 164 में तो आदमी से मर ही जाएगा, कोई दादा परदादा भी जो होंगे वो तो खत्म हो जाएंगे। ये 64 साल लगा देता है घूमने में। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आंतरिक ग्रह के बारे में। ये आंतरिक ग्रह क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो ये वीडियो जो है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं, जो व्यक्ति कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लास्ट में अपनी राय दीजिएगा कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से हम बात करते हैं आंतरिक ग्रह। सूर्य के बहुत नजदीक है। सूर्य क्या है? आंतरिक ग्रह जो है बहुत नजदीक है, ये चट्टान के बने होते हैं। क्या है? ये ग्रह जो होता है आंतरिक ग्रह, ये सूर्य के बहुत नजदीक होता है और ये चट्टान के बने होते हैं। फिर बात करते हैं बाह्य ग्रह। ये आंतरिक ग्रह है और ये बाह्य ग्रह है। बाह्य ग्रह क्या करता है कि सूर्य के बाहर दूर है। क्या है? सूर्य से बाहर है लेकिन बहुत दूर है तथा बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थ के बने हैं। और ये तरल, जो तरल बोले तो ये तरल पदार्थ जैसे कि मान लेते हैं कि पानी हो गया, गैस हो गया, ठीक है, पेट्रोल हो गया, ये सब तरल पदार्थ हो गया, इस तरल पदार्थ के बने होते हैं। आसमान में दिखने वाले चंद्रमा भी एक क्या है? उपग्रह है। आसमान में जो चंद्रमा आपको दिखाता है ये चंद्रमा ग्रह नहीं है, क्या है? उपग्रह है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य भी ग्रह हैं। पृथ्वी के समान भी हमारे पास ग्रह है, 7 एक अन्य दूसरे ग्रह भी है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए प्रेस अब बात करते हैं सौरमंडल की। देखिए प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे थोड़ा सा बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वायरिंग का रिपेयरिंग का काम चल रहा है, तो थोड़ा सा और मंदिर में आवाज़ थोड़ा आ रही थी प्यारे बच्चों। अगर इस तरह का अगर साउंड हो तो थोड़ा एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा और हम उस तरह का व्यवस्था कर लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए फ्रेंड्स आज हम अब करने वाले हैं सौरमंडल के बारे में बताएंगे। ठीक है, सौरमंडल 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह एवं अलका पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, कौन कौन सा ग्रह? सूर्य और 8 ग्रह और फिर उपग्रह, ये सभी ग्रह, पिंड, क्षुद्र ग्रह, ये सभी मिलकर क्या करता है? अलका पिंड, ये सभी मिलकर सौरमंडल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? सौरमंडल का निर्माण करता है। सौरमंडल का मुखिया होता है सूर्य। आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि सौरमंडल का मुखिया किसे कहते हैं, तो सौरमंडल का मुखिया कहते हैं सूर्य को कहते हैं प्यारे बच्चों, याद रहेगा। चलिए फिर पूछा जाएगा कि सौरमंडल का निर्माण कैसे होता है, तो सौरमंडल का निर्माण जो होता है 8 ग्रहों को और क्षुद्र ग्रह, पिंड ग्रह और सूर्य के मिलाकर 8 सौरमंडल का निर्माण होता है। यहाँ से डेट्स क्लियर हो गया प्यारे फ्रेंड्स। चलिए अब हम बात करते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य है क्या? चलिए तो सूर्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य क्या है? सौरमंडल, सौरमंडल की बात करें ना तो सौरमंडल के अंदर में वो सूर्य क्या है? केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है। क्या है? यह बहुत बड़ा है। यह अत्यधिक गर्म गैसें से बना होता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि सूर्य जो है सौरमंडल के कहाँ स्थित है, तो सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। फिर पूछा जाएगा ऐसे भी कि सूर्य जो है कौन सी गैसें से बना है, तो ये गर्म गैसों से बना होता है। समझ आ गया मेरे बच्चों। अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से आपको याद कर लेना IMP। IMP का मतलब होता है इंपोर्टेंट। जैसे कि सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। पृथ्वी जो है सूर्य से तो दूर है लेकिन कितने किलोमीटर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। समझ आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं ग्रहों की और कक्षा की बात कर लेते हैं। कवर हो जाएगा एक ही बार में। चलिए आ जाएगा। ठीक है पहले तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से हम ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। ग्रह क्या है? तो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है। जैसे इसके पहले ही आपको बताया कौन कौन सी ग्रह है, फिर आपको नीचे रिपीट भी कर देते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह। देखिए एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रम के अनुसार सौरमंडल में तीसरा ग्रह कौन है, तो देखिए 1 2 3, तीसरा ग्रह पृथ्वी है, चौथा मंगल है, पांचवा बृहस्पति है, छठा शनि है, सातवां यूरेनस है, 8वां नेपच्यून ग्रह है। तो आपको ग्रहों को क्रम में भी याद करना पड़ेगा ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आपको समझ में आसानी से आए, उसको हल कर पाए। उसके बाद बात करते हैं कक्षा। कक्षा क्या होता है? तो सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाती है। जैसे इसके पहले बताया सभी जो ग्रह है ना, सभी को ग्रहों को चक्कर लगाने में अलग अलग समय लगता है।
अलग अलग घंटा लगता है, अलग अलग सालें लग जाती है। तो सभी ग्रह अलग अलग भागों में चक्कर लगाते हैं और ये रास्ता जो होता है दीर्घवृत्ताकार होता है। ऐसा नहीं कि सीधा चलते जाना, नहीं, इसको गोल गोल घूम के आना होता है। पृथ्वी के जब ये गोल गोल घूमता है तो इसको घूमने में बहुत साल लग जाता है। अब सभी ग्रह है, जो सब ग्रह चंद्रमा के सूर्य के सबसे दूर होगा उसको घूमने में ज़्यादा समय लगेगा, जो नज़दीक होगा उसको कम समय लगेगा। फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कक्ष कहलाते हैं। समझ आ गया? अब थोड़ा सा एक और टॉपिक है, इसको भी देख लेते हैं कि सूर्य के चारों ओर क्या है, सूर्य के चारों ओर और एक चक्कर लगाने में 88 दिन लगता है। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर, सूर्य जो है ना, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर जब लगाता है तो उसे कितने दिन लग जाता है? 88 दिन लग जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। अब पूछा जाएगा कि जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। शुक्र को क्या कहा जाता है? तो जुड़वा ग्रह कहा जाता है। साज या भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और टॉपिक देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं सीरस। क्या है? सीरस तथा प्लूटो। क्या है? सीरस तथा प्लूटो। सीरस तथा प्लूटो को बौने ग्रह कहा जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि बौना ग्रह किसे कहते हैं? तो बौना ग्रह कहते हैं प्लूटो को, या सीरस को भी कहते हैं। तो आपसे कोई ऑप्शन में एक दे दिया जाएगा, या प्लूटो को कहते हैं या सीरस को, तो आप आसानी से बौना ग्रह किसे कहते हैं? प्लूटो को। बौना ग्रह किसे कहते हैं? सीरस को कह सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जब ये चीज आप पढ़िएगा ना तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में बहुत आसान हो जाता है प्यारे बच्चों। और ये जितने भी हम चैनल पे करा रहे हैं ना, सभी एनसीईआरटी का निचोड़ है, और ये जो करा रहे हैं ना बहुत मेहनत से बनाया गया है। अगर आप आपको चाहते हैं, आप सोचते हैं कि नहीं ये चीज हमको नोट्स में दे दीजिए, तो आप उसको भी आपको हम दे देंगे। बस आपको कमेंट में मैसेज करना है, फिर वहां से आपको हमको दे देंगे। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए अब बात करते हैं पृथ्वी का। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से देखा जाए तो पृथ्वी क्या नंबर पे आता है? तीसरा ग्रह पे आता है, तीसरा नंबर पे आता है। यह ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है। क्या है? ये चपटी है, गोली नहीं है, चपटी है। यह कारण है कि इसे आकार में भू अभाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भू आभ कहा जाता है। समझ में आया? पृथ्वी को क्या कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है इसको भी समझते हैं। देखिए, पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे पानी ही पानी है। ठीक है, तो देखिए अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसके 2/3 क्या है? 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। मतलब दो हिस्सा जो है ना, 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा जो कितना है, ये नीले नीले पानी से ढका हुआ है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहता है। इसलिए क्या कहते हैं? इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। और यहाँ पे रोचक तथ्य लिए हुए हैं जो कि आपको बहुत ही मजेदार आपको बताएगा। जैसे कि प्रकाश की गति लगभग कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी कि 3 लाख किलोमीटर जो है ना 1 सेकंड में चल जाता है। प्रकाश की गति सोच लीजिए कितना फास्ट में जाता है। सूर्य उदय होता है और वहां का रोशनी एकदम पृथ्वी पे आ जाता है। ठीक है, तो इसका गति जो कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 3 लाख जाता है। तो सोच लीजिए क्या घंटा और मिनट में कहां से कहां चला जाएगा। ठीक, अब सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है? 8 मिनट का समय लग जाता है। और यहां से कुछ और रोचक जानकारी लेते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। ये कौन थे? ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। अब ये भारत के भी थे, आपको भी बताएंगे कि भारत के कौन थे, लेकिन विश्व में दुनिया में सबसे पहले ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। चलिए चंद्रमा के बारे में समझते हैं। चंद्रमा क्या कहता है? हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। हमारे पृथ्वी के पास क्या है? केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। उसका व्यास पृथ्वी के व्यास के केंद्र का 1/3 भाग है। देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि हमारे पृथ्वी के पास कितने उपग्रह हैं, तो हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। क्या है? केवल एक उपग्रह है। पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास के केवल 1/3 भाग है। समझ आ गया? चलिए, खगोलीय पिंड को अपेक्षा नजदीक होने के कारण चंद्रमा बड़ा प्रतीत होता है। चंद्रमा जो है ना ये छोटा होता है। ठीक है, बड़ा प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि खगोलीय पिंड की अपेक्षा नजदीक होने के कारण। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? जो बहुत समूह, तारों का समूह जो ये सब बना होता है ना, तो ये अगल बगल में उसके नजदीक होता है, जिसके वजह से चंद्रमा क्या है? आकार में दिखने में बड़ा दिखाई देता है, बड़ा प्रतीत होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिए कि पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। पृथ्वी और चंद्रमा जहां पे हम पृथ्वी पर रहते हैं वहां, और चंद्रमा जो आपको आकाश में दिखाई देता है, तो इसकी दूरी कितना है? 3,84,000 किलोमीटर दूर है प्यारे बच्चों। समझ में आ गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना है? फटाक से ना याद कर लीजिएगा, 3,84,000
400 किलोमीटर दूर है। अब बात करते हैं उपग्रह की। उपग्रह किसे कहते हैं, उपग्रह कौन कौन होते हैं? तो एक खगोलीय पिंड जो कि ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा कर लेता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर, चंद्रमा जो है, आप चंद्रमा जो रात को उगते हैं आप उसको बात कर रहे हैं, तो चंद्रमा जो है पृथ्वी के जब एक चक्कर लगाता है ना, तो पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में उसे कितने दिन लग जाते हैं? 27 दिन का समय लग जाता है। समझ आ गया? चलिए अब हम बात करते हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में। ये क्षुद्र ग्रह क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। क्षुद्र ग्रह, एक होता है क्षुद्र ग्रह, तो उसी को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, क्षुद्र अलग होता है, ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। चलिए देखिए, तारों ग्रह का उपग्रह को अतिरिक्त असंख्यक छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जैसे कि देखिए तारा हो गया, तो तारा जो होते हैं ना, छोटे छोटे आकाश में तारे दिखाई देते हैं, तो तारे का कहीं पे एक समूह बना होता है, कोई तारा बड़ा दिखाई देता है, कोई छोटा, कोई चमकीला होता है। तो एक तरह का मानिएगा जो बड़ा होगा चमकीला होगा, एक तरह का ग्रह भी होता है, ठीक है। तो तारों जो होते हैं ग्रहों का उपग्रह अतिरिक्त असंख्या में छोटे पिंड की भी आकार सूर्य के तारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इस पिंड को ही क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाएं के बीच में पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह कहाँ कहाँ पाया जाएगा? तो क्षुद्र ग्रह जो होगा मंगल और बृहस्पति की कक्षा जो होती है उसके बीच में वो पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अलका पिंडा। ये अलका पिंडा क्या है? तो देखिए अलका पिंडा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को अलका पिंडा कहते हैं। अब समझ में आएगा कि सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे, आप सूर्य के चक्कर लगाता है कौन? तो सूर्य के चारों चक्कर लगाता है तो छोटे छोटे जो पत्थर दिखाई देते हैं, इसी छोटे छोटे पत्थर को क्या कहते हैं? अलका पिंडा कहा जाता है। चलिए अब यहाँ से हम लास्ट और आखिरी पॉइंट पर आ चुके हैं और इस चैप्टर का पूरा निचोड़ एक और टॉपिक है। इस टॉपिक को कवर करने के बाद आपका इस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। जितने बुक का इंपॉर्टेंट था सभी मैंने आप इसमें निचोड़ लिया हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं आकाशगंगा। खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी क्या है? आकाशगंगा किसे कहते हैं? तो खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी को तरफ एक चमकदार रास्ता को देखा है। यह लाखों तारों का समूह, यही पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। जैसे कि बताना क्या चाहता है कि जब आकाश में जब आप देखिएगा ना रात को समय, दिन को तो तारे दिखाई नहीं देंगे, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो खुले आकाश में यानी कि आकाश में जब आप ऊपर की तरफ देखिएगा तो एक ओर से दूसरी ओर, मतलब एक जगह देखिएगा फिर दूसरी जगह देखिएगा, और जब देखिएगा तो उसमें तारों का आपको समूह दिखाई देगा, चौड़ी सफेद पट्टी, यानी कहने का मतलब कि तारे ही तारे दिखाई देंगे जो चौड़ी हो गया। ये लाखों तारों का समूह होता है, एकदम अलग अलग नहीं, कुछ तारे समूह में होते हैं और इस समूह का जो पट्टी का जो निर्माण करता है यही हमारा आकाशगंगा और मिल्की वे कहलाता है। हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा का एक भाग है। हमारा सौरमंडल जो है किसका भाग है? इसी तारे का, इसी ग्रहों का एक भाग है, ठीक। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों का एक प्रणाली है। अब आकाशगंगा क्या है? तो आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की क्या है? प्रणाली है। आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। आकाशगंगा मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। चलिए थोड़ा सा एक पिक्चर लिए हो, इसको भी समझ लीजिए और यहाँ से आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे पृथ्वी है, यहाँ पे हम रहते हैं, इसके ऊपरी जो भाग है उसको सौरमंडल कहते हैं, फिर उसके आकाशगंगा होता है और फिर यहाँ से ब्रह्मांड का निर्माण करता है। इसका मतलब हम लोग क्या है? नीचे हैं और ये सभी सब ऊपर में है। पहले सौरमंडल होगा, फिर आकाशगंगा होगा, यानी कि तारे समूह जो ऊपर में आकाश में दिखाई देंगे, और फिर उसके ऊपर में ब्रह्मांड आ जाता है, ठीक है। तो ये सभी चीज आपको दिखाई देते हैं। तो प्यारे बच्चों ये जितने भी थे एनसीईआरटी क्लासिक्स का चैप्टर 1 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि मैंने आपको यहाँ से सॉल्व कराया, ठीक है। और बहुत ही जितने भी कराए एनसीईआरटी का निचोड़ था। अगर इसका आपको पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और मैसेज कमेंट में कर सकते हैं, आपको वहाँ से मैं आपको दे सकता हूँ पीडीएफ, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ से वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पे एनसीईआरटी क्लासिक्स से लेकर 12th का एनसीईआरटी हिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस के सभी इंपॉर्टेंट चीज कराए जाते हैं। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमें जितने भी नए वीडियो आप तक पहुंचता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।